हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान 2025 के विकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी आपके जो 2 नंबर के प्रश्न है, 4 नंबर के प्रश्न है, 6 नंबर के प्रश्न है और 1 नंबर के प्रश्न जो पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको MCQ मिलेंगे, चाहे वो आपके 5 अंकों वाले प्रश्न हो, चाहे वो आपके 6 अंकों वाले प्रश्न हो, चाहे आपके 4 अंकों वाले प्रश्नों, सभी आप प्रश्नों को लेकर आए। 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए यहाँ पर ये आपका MCQ है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कितने टॉपिक है आपके, टोटल कितने टॉपिक है, 12 टॉपिक है, जो कि 70 में 70 पक्का इसी प्रकार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। टोटल आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न को फिर देखेंगे एक एक करके। और ये देखिए यूपी बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th केमिस्ट्री 2025 बोर्ड परीक्षा वालों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। तो देखिए हिमांक का अवनमन देखिए उन्नयन मतलब बढ़ता क्रम होता है, अवनमन मीन्स क्या होता है, घटता। तो हिमांक में क्या होता है कि किसी विलयन में आप किसी विलयन के में किसी विलयन में विद्युत अनघट पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को ही क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, विलयन का मोल अंश नहीं, विलयन की मोललता नहीं, विलय की मोललता नहीं, क्या दर्शाता है, विलयन की मोललता को प्रदर्शित करता है। क्या किसको प्रदर्शित करता है, विलयन की मोललता को। इस प्रकार आपका 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा आपका निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। तो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है, पहला पोटेशियम, दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा ग्लूकोज, चौथा आपका यूरिया। क्या आपका चौथा यूरिया। पहला क्या आपका पोटेशियम सल्फेट है, दूसरा आपका सोडियम क्लोराइड है, तीसरा आपका ग्लूकोज है और चौथा आपका क्या है, यूरिया है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड NaCl, ग्लूकोज C6H12O6, यूरिया का CH2N2, ये आपका। तो सबसे कम हिमांक वाला कौन होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो पहला है धातु की प्रकृति पर, दूसरा आपका विलयन के ताप पर, तीसरा आपका है विलयन की मोललता पर और चौथा आपका इन सभी पर। तो देखिए जो इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है वो आपका धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन के ताप पर निर्भर करता है, विलयन की मोललता पर निर्भर करता है, अर्थात ये चौथा ऑप्शन सही है, इन सभी पर। किस पे, इन सभी पर निर्भर करता है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। मतलब पहले क्या था आपका कि कोई जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, तो आप लोगों ने देखा। अब की बार क्या बताना है कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो धातु की प्रकृति एवं उसके आयनों पर करता है, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर करता है, तीसरा आपका दाब पर और चौथा ताप पर। तो देख प्यारे बच्चों, तीसरा जो है दाब पर जो है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा दाब पर निर्भर नहीं करता है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। वेग स्थिरांक दाब बढ़ाने पर, मतलब अगर वेग स्थिरांक का ताप बढ़ा दे, ताप मीन्स क्या होता है, सेल्सियस, मतलब गर्मी जो उसकी होती है, टेम्परेचर जो होता है उसको अगर हम बढ़ा दे तो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो वेग स्थिरांक पर ताप बढ़ेगा या घटेगा या अपवर्तित हो रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं और ना अपवर्तित होगा, ना इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा पहला, बढ़ेगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या स्टार्ट होता है आपका, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपका 2 से 3 अंकों में पूछता है। कितने अंकों में, 2 से 3 अंकों में। देखिएगा मोलरता का उदाहरण सहित समझाइए। मोलरता को उदाहरण सहित समझाना है। तो किसी विलयन की मोलरता, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलयन की मोलों की संख्या मोलरता की इकाई कहलाती है।
किसी विलेन की मोलरता विलेय के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के अर्थात विलेय का विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इंटू 1000 लीटर में हो तो 1000 से गुणा, मिलीलीटर में करना हो तो 1000 से गुणा, वरना ऐसे रहने दीजिए। अर्थात विलेय की मोलरता जो होती है विलेन के प्रति एकांक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो वही विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं, जो मोलरता का सूत्र हो जाएगा, मोलरता का सूत्र हो जाएगा ऐसे, आप विलेय का भार क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का छोटा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा मोलरता का सूत्र, मोलरता का सूत्र होता है विलेय का भार, विलेय का भार क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किस में, लीटर में, विलेय का आयतन जो होगा लीटर में। अर्थात विलेय के एकांक लीटर में, या आप ऐसे कह सकते हैं किसी विलेन की मोलरता विलेन के प्रति एकांक लीटर में उपस्थित जो है विलेय के मोलों की संख्या, सॉरी यहाँ विलेय का भार नहीं, विलेय के मोलों की संख्या रहेगा यहाँ पर, विलेय के मोलों की संख्या है जो क्या कहलाती है, मोलर की इकाई अर्थात मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब समझ गए ना, तो कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन, तो विलेन के किसी विलेन की मोलरता जो होती है विलेन के प्रति एकांक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। आगे बात करते हैं, उदाहरण से समझाइए। जैसे आप कह सकते हैं 0.2 मोलरता का तात्पर्य कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलेन में घोला गया है। अब मोलरता का तात्पर्य होता है कि कोई विलेन है, जो विलेन जो होता है वो अधिक, विलायक क्या होता है अधिक, विलेय क्या होता है कम होता है। तो जो चीज़ घोलते हैं वो हमारा विलेय होता है। तो विलेय को जैसे 0.2 लीटर में 0.2 को हम घोल दिए हैं, 0.2 मोल को 1 लीटर में घोल दिए हैं। कोई 1 लीटर विलेय लिए उसमें हम 0.2 मोल को घोल दिए। तो ये आपका क्या उदाहरण है। और समझते हैं दूसरा कि NaCl विलेन का हिमांक कम होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड विलेन का जो हिमांक होता है वो कम होता है तथा जल का अधिक होता है, जबकि NaCl विलेन का क्वथनांक जल से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ से समझिएगा कि जब किसी विलेय को जल में घोला जाता है, अब आपको समझना होगा कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो विलेन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको कहते हैं विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी और पानी ले ले तो पानी आपका एक विलायक है और चीनी क्या है, विलेय है। तो जब किसी विलेय को जल में घोला जाता है, मतलब कोई विलेय को जल में हमने चीनी को जल में घोला, तब वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः विलेन उच्च दाब पर उबलता है, जबकि कम ताप पर जमता है। यही कारण है कि NaCl विलेन का हिमांक कम होता तथा जल का अधिक होता। समझ में आ गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तीसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, अथवा इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलेन में डुबाया जाता है, लवण क्या होता है NaCl, जिसमें क्या होता है, जिसमें धातु, जिसमें क्या होता है, एक होता है मतलब जिसमें दोनों का मिश्रण हो, धातु और धातु का मिश्रण हो। जैसे क्या हो गया, Na सोडियम धातु हो गया, सॉरी धातु और धातु का क्लोरीन हो गया। तो जिसमें ये क्या हो गया, आपका लवण है। तो जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलेन में डुबोया जाता है तो धातु विलेन के सापेक्ष धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोड विभव, दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। आगे आपका देखते हैं चौथा प्रश्न आपका है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आपका है, मानव शरीर के लिए कैल्शियम तथा लोहे का महत्व लिखिए। कैल्शियम और तथा लोहे का महत्व। तो कैल्शियम का महत्व हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में, मांसपेशियों की क्रिया में। लोहे का महत्व हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन आदि में। देखिए समझाता हूँ। कैल्शियम का महत्व हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में, मतलब कैल्शियम जो होता है हड्डियों, जब हड्डी का निर्माण होता है, हड्डी मजबूत होता है तथा तो दांतों से आप कुछ भी चबा लेते हैं। क्यों चबा लेते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम के कारण ही आपका जो दांत होता है वो मजबूत रहता है। और हड्डियों तथा कैल्शियम के निर्माण में, हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में आपकी जो मांसपेशियाँ होती मजबूत रहती है, वो किसके कारण होती है, कैल्शियम के कारण। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है तो आप बीमार होने लगते हैं और आपका दांत कमज़ोर होने लगता है, आपकी हड्डियाँ मजबूत नहीं रह जाती और मांसपेशियाँ जो है क्रिया नहीं करती है।
लोहे का महत्व जो होता है Fe। आपके अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपके अंदर जो खून लाल पाया जाता है, जो आपके अंदर खून लाल पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपका रक्त जो होगा लाल नहीं होगा। और हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार से समझ लीजिए आपका लोहे, मतलब जिसे कहते हैं कि आप बहुत मजबूत है, तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। जिस व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक रहेगी वो व्यक्ति मजबूत रहेगा, जिसके अंतर्गत हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहेगी वो मजबूत नहीं रहेगा। ये लोहे का महत्व है। पहला हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन आदि। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपका है एथिल एमीन क्षारकीय प्रकृति प्रदर्शित करता है क्यों। एथिल एमीन जो होता है क्षारकीय प्रकृति प्रदर्शित करता है क्यों। तो एथिल एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिल एमीन अन्य एमीनों की तरह क्षारकीय है या दुर्बल एककी क्षारक की भांति व्यवहार करता है। समझ आ गया। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। अब आगे बात करते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न आपका, छठवां प्रश्न देखिएगा, हेलोरीन जल में अघुलनशील है जबकि बेंजीन में घुलनशील है क्यों। हेलोरीन क्या होता है, हेलोरीन जो आपका होता है इस प्रकार, ये आपका क्या है, ये आपका जो है हेलोरीन है। बेंजीन किस प्रकार होता है, बेंजीन फिर से बना देते हैं, देखिएगा अच्छे से बना, बड़ा सा। ये आपका जो है, ये आपका है बेंजीन, ये आपका बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है। इसी में सील लगा देते हो, ये आपका हेलोरीन हो गया। तो क्या बोला, हेलोरीन जल में घुलनशील है। तो ये जो आप अभी मैंने बनाया तो ये जल में घुलनशील है, जल में घुल जाता है। बट यही अगर क्लोरीन को हटा दे, अगर बेंजीन बन जाए तो ये जल में क्यों नहीं घुलनशील है। तो उसी क्वेश्चन को समझते हैं। तो हेलोरीन जल के अणु से हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं। हेलोरीन जो होते हैं जल के अणु से हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं और ना ही जल में अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंधों को तोड़ते हैं। अतः हेलोरीन जल में अघुलनशील है। अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन होने के कारण हेलोरीन बेंजीन से विलायक में घुलनशील है। हाइड्रोकार्बन अधिक होने का कारण घुलनशील है। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।